फाइव माइनस टू है, फाइव अपॉन टू है, इसमें पुट करके देखेंगे भैया। फिर क्या कहते हैं, सेवन को उधर ले जाएंगे और जो ये फाइव अपॉन टू और जो लैम्डा रहेगा उसको अकेला कर देंगे। उसको अकेला कर देंगे। भाई देखो ये x और ये y इसके इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो अगर ये इसके सॉल्यूशन है मतलब इन x और y पर ये इक्वेशन आपस में इक्वल होगी, मतलब LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। तो आपको इसमें काम भी यही करना है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इन वाली वैल्यूज को इसमें प्लेस कर दीजिए, ठीक है, और लैम्डा को क्या कर दीजिए, अकेला। तो चलिए पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू में माइनस लैम्डा और y इक्वल टू में 5 अपॉन में, इस इक्वेशन में हम लगा रहे हैं इसको, तो यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा आपके पास, और 4 है, और y की जगह आप लिखेंगे 5 अपॉन में 2 और माइनस 7 और इक्वल टू में 0। यहाँ पे आप कटिंग कर दोगे, यहाँ पे 2 5 2 से कितना हो गया 10, और यहाँ पे माइनस लैम्डा है, यहाँ माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस लैम्डा इक्वल टू में प्लस का 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। लैम्डा को आप उधर भेज देंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। ये आपका आंसर होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था आपके पास डाउट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान दीजिए प्लीज, सब लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, लिख लीजिए। इफ x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड y इक्वल टू में अल्फा माइनस 1 is a solution of the equation 2x minus 3y plus 5 equals to 0. अल्फा प्लस भैया करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बिल्कुल भैया आप मत करना जब तक, हाँ जी आप ही करेंगे भाई। अगर ये x और ये y इसके सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, तो इन x और y को इसमें डाल दीजिए और अल्फा की वैल्यू को क्या कर दीजिए, सेपरेट, ठीक है। ब्रैकेट्स का यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा। माइनस ना दिया क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, -5। सही है। अरे एक गलती हो गई मुझे लगता है, यहाँ +5 नहीं लिखा है। अल्फा +10 हो जाएगा, यहाँ पे 0, अल्फा की वैल्यू आएगी -10। सही है, आप पीछे का +5 हो जाएगा। दिखाओ आपने कहा लिखा, आपने 3 अल्फा कर दिया, या आपने ये बन रखा है, ये आपकी गलती है। ये 3 यहाँ ब्रैकेट लगाइए, इसके आप ब्रैकेट्स नहीं लगाती, इसलिए गलतियां होती है आपसे। ब्रैकेट्स प्लेस करने हैं भाई। 3 जो है वो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, 1 के साथ भी है, ठीक है भाई। कृष्णा समझ में आया, ये गलती हुई है आपसे, ब्रैकेट नहीं लगाया आपने। ब्रैकेट्स लगाना इंपॉर्टेंट था कृष्णा, जो आप मिस्टेक कर गए इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू, for what value of c the linear equation
ये लीनियर की स्पेलिंग नहीं, लाइन स्पेलिंग। हाँ, द लीनियर इक्वेशन 2x plus cy equal to 8 has equal values of x and y for its solution. मीनिंग बताओ इसका क्या है? इससे पूछ लो भैया। आप ही से पूछ रहे हैं, बताओ। भैया जो ये x की वैल्यू है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x, मतलब जो x की क्या वैल्यू, जो लीनियर इक्वेशन x की नहीं, c की। हाँ सी की हाँ, है, c की ऐसी क्या वैल्यू हो, ऐसी क्या वैल्यू जिसमें x और y क्या कहते हैं, इक्वल हो, इक्वल हो। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x plus cy equal to 8 has equal values of x and y for its solution. x और y के जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होनी चाहिए फॉर इट्स सॉल्यूशन। c की ऐसी क्या वैल्यू? भाई देखो, क्या 2? कौन सा क्वेश्चन है? आंसर क्या होगी इसका? क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर देखिए, आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि x और y अगर इक्वल हो तो c की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, देखो अगर x और y अगर इक्वल है तो चलिए एक काम करते हैं, c की वैल्यू निकाल के देखते हैं। भाई 2x प्लस सी वाई इक्वल टू 8 है इक्वेशन। अब उसने बोला x और y दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, तो लेट कर लेते हैं। तो 2x तो ठीक है, और y की जगह भी आप क्या लिख देंगे? x इक्वल टू में 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? हमें c निकालना है, ध्यान रखिएगा इस बात पे। तो 8 माइनस 2x, x को c को आपने अकेला किया तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2x अपॉन में x। तो c की ये वैल्यू होनी चाहिए अगर x और y आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही। c की वैल्यू आपकी 8 माइनस 2x अपॉन एक्स ही होनी चाहिए, जैसे आपके x और y आपस में इक्वल है। ठीक है, ओके मैं ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आपको इस तरीके से 9 अपॉन में 5 x माइनस 273 और प्लस 32 दिया हुआ है, जहां x जो है, देखिए टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। भाई जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली हम 2 यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, केल्विन जो उसने x के नाम से चलाया है, और फ़ारेनहाइट जो कि उसने y के नाम से चलाया है। और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी दिया है कि मतलब आप x और y को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। मतलब अगर आप जैसे ही कितना केल्विन इसमें डाला जाए कि कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए, इस तरीके से आपके पास पूरा एक इक्वेशन है कि y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 एंड प्लस 32। अब आप x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल देंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो मतलब हर केल्विन की एक फ़ारेनहाइट वैल्यू है। इससे ये बात आपको समझ में आती है। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोला है उन्होंने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। क्या निकालना है आपको? फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालना है। अगर इफ केल्विन इज 313, निकालिए फटाफट। आप मुझे फ़ारेनहाइट मतलब y निकाल के दीजिए। अगर x कितना है? 313 है, तो फटाफट सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए कितना आएगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, केल्विन की वैल्यू कितनी दी है? 313, मतलब x की वैल्यू दी हुई है आपको, तो y कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ 9/5 होगा,
x की जगह आप लिखेंगे 313 और -273 और प्लस का 32। अब आप बताइए, सबसे पहले ब्रैकेट वाली पार्ट सॉल्व करना चाहिए ना हमें, तो सॉल्व करिए। 313 में 273 हटाइए, तो यहाँ 40 बच गया, यहाँ प्लस का 32 हो रहा है। 5 से आपने इसको काटा तो 8, 8 9 सा और प्लस 32 और डिग्री फ़ारेनहाइट। या दूसरा पार्ट बताओ इसका, पहले वाला नहीं बताओ। समझ में आया कैसे करना है? ओके, अब अगला पार्ट देखिए, इसका अगले पार्ट में क्या है। अगले पार्ट में हमें फ़ारेनहाइट निकालना होगा, केल्विन निकालना होगा। अगले पार्ट में आपको बोला है कि टेम्परेचर अगर 158 फ़ारेनहाइट है तो, मतलब इस बार वाई की वैल्यू दी है उन्होंने, देन एक्स निकालिए। ये निकालो, निकालिए केल्विन में, बताइए टेम्परेचर कितना होगा। इस बार वाई में वैल्यू डाल दीजिए। ए भी 4-5 ये रोने लग गया फिर रोने लग गया हो गया ना, मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। भैया नॉर्मल लेनी है उसको। ए चलो बस बस ठीक है कोई बात। y इक्वल टू 9 अपॉन में 5 ब्रैकेट के अंदर x -273 और प्लस 32। भाई ध्यान रखिएगा, ये 9 और 5 इधर में शिफ्ट करिएगा, पहले 32 को शिफ्ट करिएगा, फिर 5 9 को शिफ्ट करिएगा। इस केस में आपको जो फ़ारेनहाइट था, y की वैल्यू वो दे रखी थी 158, तो यहाँ 9 अपॉन 5, यहाँ पर x -273 और यहाँ प्लस 32। इस 32 को हम उधर भेज रहे हैं, 158 -32, तो यहाँ रहेगा 9 अपॉन 5, यहाँ हो गया x -273। 158 में 32 गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ 1, फिर 5 को इधर और 9 को नीचे, और यहाँ पे रह जाएगा x -273। 9 से कट कर दिया आपने, 9 1 9, 4 9 36 और यहाँ हो गया 70। यहाँ पर है x -273, x को आपने सेपरेट कर दिया, 273 and plus 70 and this gonna be 340। ये पेज नंबर बताओ। ये इसके हो गए, खत्म हो गए सर। चलिए लाइंस एंड एंगल्स के कुछ डाउट देख लेते हैं हम लोग। लाइंस एंड एंगल्स में कौन फर्स्ट है? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया था, सेकंड बताइए डाउट में किसी के, तो मैं करवा देता हूँ। सेकंड लास्ट वाला, लास्ट एग्जाम्पल करवा देंगे, सेकंड इसको एक्सरसाइज में चलता है पहले, इसको छोड़कर और भैया। हाँ भाई, और कोई बीच में कोई डाउट है लास्ट वाले को छोड़कर? लास्ट वाला सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट एक ही तो एक्सरसाइज है इसमें। दो हैं। अच्छा 6.1, 6.1 वाली करवा दी मैंने। डाउट भी है 6.1 में से कोई डाउट है किसी को? डाउट बताओ। डाउट में पढ़ के नहीं आया, पढ़ गया तब तो डाउट होगा उसको। जो तूने नहीं करना था तो वो भी डाउट। चलिए लास्ट वाला करवा देते हैं, सुनिएगा ठीक से। एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आर डी शर्मा में देख लेंगे क्या क्या। तो ये आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा दिया हुआ है, दो मिरर हैं जो कि पैरेलल हैं, जिसमें ये वाला जो सरफेस है ये आपका पॉलिश्ड है और ऐसे इधर पॉलिश्ड है। अब एक लाइट है जो कि यहाँ से जाती है, बी पे टकराती है और बी से फिर वापस आती है, यहाँ टकराती है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, दिस वन अभी ए, ये आपके पास बी है, यहाँ सी है और ये डी है, और लाइन कुछ ऐसे आ रही है। अब एक रिफ्लेक्शन का एक लॉ है, उसको समझ लीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको करने के लिए आपको पहली बात तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, और एक परपेंडिकुलर कंसेप्ट और पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस के बीच में, उसको भी हम जिक्र करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है वो सुनिए। आने वाली रे किसी सरफेस पर, उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा कर जब वापस चली जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाली रे और जाने वाली रे नॉर्मल एक्सेस के साथ
नॉर्मल मतलब सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। वो, हाँ, वो दोनों ही लाइन है आने वाली और जाने वाली एंगल क्रिएट करती है, एक को एंगल आई और एक को एंगल आर, और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होता है। बात बहुत सिंपल सी है कि लाइन जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस भी जाती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ से आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो टकरा के इधर साइड में निकलेगी। लेजर लाइट को सोचिए आप, तो टकरा कर ऊपर की तरफ ही आएगी। रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ एंगल अगर जैसा है वैसा ही एंगल यहाँ भी होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है। अच्छा जी, लाइन अगर बेंड होके आ रही है ज्यादा तो जाएगी भी कैसे, बेंड होके कितनी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में कैसा है, इक्वल है। इसी पे आधारित है आपके स्कूल में बैठा हुआ आप लोग जो टिफिन बॉक्स या कॉपी के उससे रिफ्लेक्शन करते हैं, स्केल से रिफ्लेक्शन करते हैं। इवन स्टील स्टील का जो रिफ्लेक्शन होता है ये स्टील स्केल से, मतलब बाहर से धूप आ रही होती है तो वो सूरज है, तो वो आपको मतलब वो इंसिडेंट रेज देगा। अब ये जो स्केल है ये एक सरफेस है। अब आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिक्स लाइट आ रही है यहाँ से। अब अगर आप अपने अब सरफेस इस तरीके से है और सरफेस का नॉर्मल ये है, ऐसे सोचिए, बहुत सिंपल समझ में आएगा आपको। जैसे ये सरफेस का नॉर्मल है और इंसिडेंट रे ऐसी है, यहाँ इंसिडेंट है, यहाँ देखिए प्लीज इंसिडेंट। अब अगर आपने क्या किया, अगर आपने सरफेस को ऐसे कर दिया, तो आप बताइए आपने इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कम किया कि बढ़ा दिया। मान लो पहले ऐसे था इतना, अब आपने ऐसे कर दिया तो कम कर दिया ना, तो रे जाएगी भी यहीं से ही, ऐसे ही। तो आपको अगर आपके हाथ में स्केल है और अगर आपने सूरज की तरफ ही कर दिया स्केल, तो लाइट आपको ऊपर दिखाई देगी बिल्कुल, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया। अच्छा, जब कभी किसी के मुंह पे मारनी होती है तो आप ऐसे करते हैं, ना कि ऐसे, ऐसे उसकी उसी की तरफ झुकाते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप वाइड कर रहे होते हैं उस टाइम पे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा उसी तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, आने वाली रे और जाने वाली रे हमेशा कैसे एंगल बनाती है, इक्वल। अब बी एक पॉइंट है मान लीजिए और ये एक सीधी लाइन है, तो आने वाली रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और जाने वाली रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे? रीजन क्या होगा इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो अब हर एक पॉइंट का आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल, इधर भी और इधर भी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1 और ये वाला होगा एंगल 2, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? वजह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 क्या आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल, अगेन रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और दोनों का रीजन आपने क्या दिया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें क्वेश्चन में करवाना क्या है वो सुनिए। आपको क्वेश्चन में करवाना है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल करवानी है। अब दो लाइनें जब पैरेलल करवानी होती हैं तो इनके अल्टरनेट पोजीशन के एंगल्स को क्या करवाना पड़ता है, इक्वल। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट, और फिर कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ये दोनों एंगल आप ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है, तो इसका मतलब भैया ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल कराएंगे तब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हो जाएगी, पैरेलल।
हाँ जी भैया, कराएंगे कैसे वो और बता दो। देखो मुझे बात बताओ, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है। अगर मैं किसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 को भी इक्वल करा दूं किसी तरीके से, तो क्या चारों इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, चारों के चारों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। अगर देखो 1 2 के इक्वल था, 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 किसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं चारों आपस में इक्वल है। अगर मैं करवा पाया तो 2 और 3 को, मैं तो इससे आगे सोचने के लिए कह रहा हूं आपको, मान लीजिए मैंने करा दिया, तो क्या ये चारों एंगल इक्वल होंगे। अच्छा अगर ये चारों इक्वल है तो क्या दो दो का प्लस भी इक्वल होगा। हाँ भाई अगर चार चीजें इक्वल है तो स्टार्टिंग की दो और लास्ट की दो को अगर मैं प्लस कराऊं तो भी इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 का प्लस और 3 और 4 का प्लस भी आपस में क्या होगा, इक्वल। 1 और 2 का प्लस आपको नहीं लगता पूरा एंगल बी बना देगा, और 3 और 4 का प्लस एंगल सी बना देगा। और अगर एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो गए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई, और वजह कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर की क्या जरूरत है इसमें, तो ऐसे हो जा रहा कैसे कैसे है। फिगर बंद हो बंद नहीं क्लियर। फिर भैया कोई बाहर थोड़ी जा रही है लाइन, अंदर ही तो बन रहा है उसके। तो क्या कहना चाहते हो। ये जैसे कि इंटरसेक्टिंग होती है वो बाहर भी तो जाती है, उस कभी तो आउट एक्सटीरियर और इंटीरियर का पता चलता है, इसमें तो अंदर के अंदर ही। हाँ तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल कैसे होगा। कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है क्लियर है। तो आपका एंगल बी और एंगल सी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ये लाइनें भी आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। अच्छा भैया ये सब ठीक है, लेकिन 2 और 3 इक्वल क्यों होंगे। क्या होंगे। भाई 2 और 3 इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइनें होती हैं उनके मैं 90 डिग्री उनमें अगर आप कभी भी 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, कितनी भी ड्रॉ कर लीजिए, कोई एक दूसरे से पहले वो सारी की सारी लाइनें आपस में कैसी होती हैं, है। पैरेलल। अब आप खुद सोचिए, आपने ये जो नॉर्मल बनाया है क्या ये 90 डिग्री है, हाँ बिल्कुल। और ये वाला है। भाई ये भी 90, तो इसका मतलब ये वही लाइन और ये वही लाइन पैरेलल है। तो अब आप खुद सोचिए अगर दो पैरेलल लाइन है और ऐसे ट्रांसवर्सल कटी है, तो ये वाला ये एंगल इक्वल हो जाएगा। वजह अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर से, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अब बस लिखना है, थोड़ा लिखने पर गौर कर लेते हैं। ठीक है ये तो हम लोगों ने समझा था थोड़ा। देखिए तो ये एक प्लेन मिरर हो गया और एक प्लेन मिरर इस तरीके से, और ये वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है नाम इन्होंने दिया है जानबूझ के, इन्होंने ए, यहाँ पर बी, ये सी और ये डी। और ये लाइन, ठीक है यहाँ पे ये पी क्यू और ये है आर और एस। ओके और ये आने वाली है, यहाँ पे हमने नॉर्मल लाइन बनाएंगे। नाम दे रहे हैं बी, पी, पी तो है, बी एक्स नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे सी वाई नाम दे देते हैं। ठीक है अब आप बताइए सबसे पहले कृष्णा जी, गिवन क्या क्या है इसमें। भैया पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस पी क्यू इज पैरेलल टू आर आर एस, एक बात तो ये गिवन है आपको। अच्छा जी फाइंड क्या करना है, या टू प्रूफ क्या करना है, फाइंड की जगह टू प्रूफ ले, टू प्रूफ क्या करना है बताइए। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बिल्कुल ए बी आपको पैरेलल करानी है किसके, सी डी के, सही है। और हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भैया कंस्ट्रक्शन पहले हो गई। कंस्ट्रक्शन, अच्छा डायग्राम हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। आप बी एक्स नाम का एक परपेंडिकुलर बनाएंगे किसके ऊपर, पी के ऊपर, ठीक है। और सी वाई नाम का भी परपेंडिकुलर बनाएंगे आर एस के ऊपर। ये दोनों काम होंगे आपके।
आप करो। इसके बाद आप अपना प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में आप लिखेंगे पहले तो डी सबसे पहले कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक काम चलो ठीक है, बाद में करना। डी चलिए तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एंगल 1 इक्वल है और एंगल 3 इक्वल टू, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा, इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिएगा। दोनों का रीजन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों ही क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लिखेंगे भाई बी एक्स लाइन जो है वो सी वाई लाइन के क्या है, पैरेलल है। वजह परपेंडिकुलर लाइंस between two parallel lines, parallel lines is always between two parallel lines are always parallel to each other. तो बी एक्स और सी वाई आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे। वजह क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा जी, कंसीडर दिस थिंग एज इक्वेशन थर्ड। अब आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और जैसे ही आप तीनों को कंपेयर करोगे, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। ये चारों आपस में क्या होगा, इक्वल है। अब चारों अगर आपस में इक्वल है तो भाई 2 का प्लस भी तो इक्वल ही होगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस इक्वल होगा एंगल 3 और एंगल 4 के। एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस कहीं ना कहीं एंगल बी दिखा देगा, और एंगल 3 और 4 का प्लस एंगल सी दिखा देगा। जैसे ये बी और सी इक्वल हो जाएंगे, आप लिखोगे ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। और रीजन कन्वर्स ऑफ अल्टरनेटिव, बिल्कुल कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा स्टेटमेंट पास कर देगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताइए भाई, कोई एग्जांपल है कृष्णा, और कोई डाउट है? और तो भाई बता भाई देवेंद्र, बोलो बोलो। 6.1 6.2 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरीके से है, ये दो लाइंस आ रही हैं इस तरीके से, और एक इन्होंने एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है, यहाँ पर ए, यहाँ पे बी और ये पी। ठीक है, यहाँ पे सी है और ये डी है, यहाँ पे क्यू और ये आर, एंड दिस गोना बी 127 डिग्री, और ये वाला है 50, और ये बीच वाला वाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये वाई है और ये एक्स, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के। आप खुद सोचिए, जब दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, और ये 50 है, तो ये वाला भी 50 भाई ये भी कितना हो जाएगा, तो भाई एक्स भी 50 हो गया। अब एक्स और वाई का प्लस किसके इक्वल होगा, 127 वजह एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के प्लस के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई किसके इक्वल होंगे, तो आप लिखोगे इस बात को कि x प्लस वाई इक्वल टू 120, जहां आपको x पता है 50 है। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, तो 127 माइनस 50 विच इज गोना बी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई। समझ में आया किस तरीके से काम करें। ठीक है, लिखना शुरू करें। आ गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कोई, हाँ इसके बिना फिर वो ये वाली बात है 127 है, ये निकल जाएगा,
फिर ये दोनों पता है, ये भी निकल जाएगा एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि यार ये पूरा ही कितना है 127, तो ये जब 127 है तो इन दोनों का प्लस भी कितना होगा, 127। तो कहीं ना कहीं 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। अल्टरनेट इंटीरियर वाई को आप अकेला कर दोगे 127 माइनस 50, बात वही है 77। कैसे भी कर लीजिए आपकी चॉइस, तीन तरीके हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 5 लिख देता हूँ क्वेश्चन। If a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angle, रुद्राक्ष आप मीनिंग बताओगे इसको? बताओ। फिगर ऐसा जिन्होंने कोई दिया नहीं, खुद ही बनाया ना। देखो भाई कुछ इस तरीके से है मामला। और ये ठीक है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ये आर है, यहाँ पर एस है, और ये बी पॉइंट है। हाँ जी, आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे फिगर नहीं बनाई, क्योंकि इसमें पी क्यू आर एस नाम की कोई चीज नहीं है क्वेश्चन में। और मैंने क्या बोला फिगर बना रखी है? ये आपने कही थी अपने आप बना रखी है। आपने आगे बना रखी है, तो यहाँ कहीं कहीं पे पी क्यू यूज है फिर? ये तो अपने बनी हुई होगी ना, कि आपने आप नहीं बना हो। ये क्वेश्चन नहीं तो देखा। देखिए क्या लिखा है, बोला अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है, एक ट्रांसवर्सल एडी लाइन जो है वो पी क्यू और आर एस को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई मुझे एक बात बताइए, अगर दो पैरेलल लाइनें हैं, मतलब दो पैरेलल लाइनें क्या, दो लाइन हैं, एक ट्रांसवर्सल के थ्रू कट हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल यही तो होंगे, ये करस्पॉन्डिंग और ये भी। बोला है करस्पॉन्डिंग एंगलों का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा वैसे एंगल बी और एंगल सी दोनों पूरे इक्वल थे, तो उनके आधे आधे भी तो इक्वल ही होंगे एक तरीके से। ये बात भी क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे देखिए क्या बोला है, बोला है बाइसेक्टर्स किसके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के आर पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। बोला है प्रूव करिए कि वो जो दो लाइन थी ना, वो भी आपस में कैसी है, पैरेलल। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, भाई पहले बताओ क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है? हाँ, वजह ये वो बाइसेक्टर है। अच्छा क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है? हाँ, वजह बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। अच्छा अब आप खुद सोचिए, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और अगर बीच में से एक ऐसी लाइन कटती हुई जा रही है, तो क्या मतलब यहाँ पर मतलब देखो, ये क्या बना? ये वाली लाइन ये वाला, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के इक्वल होगा? क्या एंगल 1 और एंगल 3 क्या आपस में इक्वल होंगे? होंगे। क्यों? अल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
भाई तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकालते हैं हम कि एंगल 1 तो किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3। अच्छा इन तीनों बातों से क्या कंक्लूड नहीं होता है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों आपस में इक्वल है। अच्छा चारों अगर इक्वल है तो क्या 2 का प्लस भी इक्वल होगा, बिल्कुल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी इक्वल है। अब एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर बनाता है एंगल ए बी क्यू, पूरा एंगल, और ये वाला बनाता है एंगल बी सी एस, बनाता है। अब आप खुद सोचिए अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एंगल इक्वल हो जाए, तो क्या ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। भाई जैसे आपने कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से किया था, ऐसे ही कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से करना, समझ में आया? तो ऐसा आपको कुछ कारनामा करके दिखाना है कि इसीलिए बी पी क्यू लाइन और आर एस लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल। ठीक है, ट्राई करिएगा बात। इसके अलावा कोई डाउट है, लाइन्स एंड एंगल्स आरटी से करके आइएगा। ठीक है, जो जिन बच्चों का एनसीईआरटी से डाउट है विल टेक डाउट्स फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो एंड फ्रॉम आरटी आल्सो। प्रॉपर आरटी करके आइएगा और डाउट्स लाइएगा ढेर सारे, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। ठीक है, हम लोग पूरी आईडी I want to see पूरी पूरी